बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी को पेट में दर्द है, उसको साथ में पखाने भी आ रहे हैं, स्पेशली खून वाले, और बहुत महीने से आ रहे हैं, उसने 2-3 मरतबा एंटीबायोटिक के कोर्सेज़ भी लिए हैं, तब भी उसकी जो ये तमाम अलामात हैं, ये तमाम साइन सिम्टम्स हैं, ये सेटल नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो। और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको कंफर्म भी कर देता है कि भाई हाँ भाई, तुम्हें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। लेकिन कन्फ्यूजन कब स्टार्ट होती है कि जब ये समझ नहीं आती कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर क्रोहन डिजीज़ है। ये दोनों डिजीज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के दो हिस्से हैं, यानी कि दो डिजीज़ का नाम है, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है वो इन दोनों डिफ्रेंशिएट जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक ये ट्रीटमेंट आप प्रॉपर नहीं ले सकेंगे, ये साइन सिम्टम्स सेटल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा डाइट के हिसाब से भी आपको ज़रूरत होती है अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने की, आपकी डाइट को चेंज करने की और दोबारा से उसको मॉड्यूलेट करने की। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़ में क्या फ़र्क होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारी बड़ी आंत को मुतासर करती है अप टू रेक्टम तक, लेकिन जो क्रोहन डिज़ीज़ है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है, मुंह से लेके हमारे एनस तक। एनस यानी कि पखाने वाली जगह, जहाँ से हमारा पखाना हमारे जिस्म से बाहर निकलता है, कहीं पे भी किसी भी जगह पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। दूसरा फ़र्क आता है कि कौन सी सतह तक ये इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो ये सिर्फ़ जो ऊपर वाली सतह होती है कोलॉन की, ये सिर्फ़ उसी को ही इन्वॉल्व करता है, वहीं पे अल्सर बनते हैं, वहीं पे इन्फ्लेमेशन होती है। इसलिए इन लोगों के अंदर जो पखाना होता है उसमें खून की मिक़दार ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे अल्सर बने होते हैं। जब भी वहाँ से पखाना गुजरेगा वो उस खून को, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको इरोड करके ब्लीडिंग करेगा, और वो जो खून होता है वो मिक्स हो जाता है आपके पखाने के साथ, और फिर आपको ये महसूस होता है कि जी आपके पखाने के साथ बहुत ज़्यादा खून आ रहा है और आप परेशान हो जाते हैं। दूसरा आता है क्रोहन डिज़ीज़। क्रोहन डिज़ीज़ के अंदर जो हमारी इन्वॉल्वमेंट, जैसे हमने पहले बताया है कि मुंह से लेके आपकी एनस तक होती है, और ये हमेशा पैची इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये जितनी भी लेयर्स होती हैं इंटेस्टाइन की, ये बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती है। इसलिए इस क्रोहन डिज़ीज़ के अंदर फिस्चुला ज़्यादा बनते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितनी भी मोटाई होती है हमारी आंत की वो पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है। साथ में इसके अंदर पैची इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर पैची इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। पैची इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ हिस्से जो जीआई ट्रैक्ट के हैं वो हेल्दी हैं और कुछ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, डिज़ीज़ है। इसलिए जब सर्जरी करवाने जाते हैं तो तब बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उस केस के अंदर आप कितने हिस्सों को निकाल सकते हैं जबकि आपकी पूरी जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व होती है। स्पेशली ये सर्जरी सिर्फ उन्हीं एरियाज़ के लिए रखी जाती है जहाँ पे फिस्चुला बने हुए होते हैं, यानी कि पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से पखाने का एक रास्ता और बना होता है जो कि एनस से फ़र्क होता है। वहाँ से भी पखाने का एक रास्ता होने की वजह से उनको हम फिस्चुला बोलते हैं, उस फिस्चुलेक्टमी की जाती है। इसलिए ज़्यादातर जो सर्जरीज़ होती हैं वो क्रोहन डिज़ीज़ की फिस्चुलेक्टमी तक ही उनको लिमिट रखा जाता है। दूसरी तरफ अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर अगर आप कोलॉन को निकाल देते हैं तो तब बहुत हद तक मसला हल हो सकता है, लेकिन अब चूँकि एडवांसमेंट के साथ जितनी भी ये मेडिकल की भी एडवांसमेंट हुई है, दवाइयाँ हमें अवेलेबल हैं, इसलिए कोशिश की जाती है कि स्टीरॉयड्स के ज़रिए इसको रोका जा सके। इसके अलावा हम इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेशंस देते हैं, हम डाइट के ज़रिए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ज़रिए इन दोनों डिजीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो रिमिशंस एंड रिलैप्सेस की आती हैं कि कुछ अरसे जो डिज़ीज़ होती है वो साइलेंट रहती है, मरीज़ ठीक रहता है और कुछ अरसे के बाद दोबारा से उसकी रिमिशन और रिलैप्सेस होते हैं और तब दोबारा से सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया है कि हम स्टीरॉइड्स देते हैं, उसके अलावा हम इम्यूनोमॉड्यूलेशंस देते हैं। स्टीरॉइड्स के अंदर हम प्रेडनिसोलोन देते हैं। हमें एक शॉर्ट एक्टिंग और फास्ट एक्टिंग हमें स्टीरॉइड्स चाहिए होते हैं ताकि इमीडिएटली वो वहाँ पर फ्लेयर अप्स जो हैं उनको रोके, उनको कंट्रोल करें। इसके अलावा इम्यूनोमॉड्यूलेशंस के अंदर हम मिथोट्रेक्सेट देते हैं, साथ में एज़ाथायोप्रीन भी देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर हमें डाइट की भी बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करूं तो हमें स्मोकिंग और अल्कोहल को क्विट करना होता है, क्योंकि ये स्मोकिंग इसको ट्रिगर करती है। रिलैप्सेस और रिमिशंस के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो अगर किसी को तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है तो अल्कोहल और स्मोकिंग को क्विट करना ज़रूरी है। साथ में अगर डाइट की बात की जाए तो बहुत सी ऐसी डाइट है जो मॉडिफाई करके दी जाती हैं। अगर मैं स्पेशली कुछ चंद खानों की मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगी कि जिसके अंदर आते हैं कि हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेनी होती हैं, जिसके अंदर लीन प्रोटीन आ जाती हैं, हेल्दी फैट्स जिसमें ओमेगा 3 आते हैं और कुक्ड और सॉल्युबल फाइबर जिसमें ओट, बनाना, पोटैटो आ जाते हैं। ये ड्यूरिंग हम फ्लेयर अप्स लेते हैं। लेकिन साथ में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्मोकिंग के अलावा अल्कोहल, कैफीन, स्पाइसी फूड्स और इनसॉल्युबल जो फाइबर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सीड्स आ जाते हैं, उनको भी अवॉइड करना होता है। साथ में हमें मेडिटेरेनियन स्टाइल की फ़ूड लेनी होती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को हमने अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना होता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम मैनेज करने के बाद इस डिज़ीज़ के ऊपर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।